आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के आपकी जो केमिस्ट्री पार्ट है उसमें 7 चैप्टर परमाणु सिद्धांत, तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्म। इसमें हमने परमाणु सिद्धांत पढ़ लिए थे और तत्वों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया था, जिसमें रोबेर का त्रिक और न्यूलैंड का अष्टक नियम, आपके जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो, और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोजले ने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके गुणधर्मों के बारे में कि इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अब गुणधर्मों में देखो, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इससे सारणी आपके इस प्रकार बनी हुई रहती है। ये आवर्त और वर्ग दिए थे, ये हो गए आवर्त और वर्ग, इसे वर्ग कहते हैं और ये इसे कहते हैं आवर्त। अब सारणी में गुणों में ये होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एक निश्चित क्रम में किसी का आकार बढ़ता है, किसी घटता है। इसी प्रकार आवर्त में भी यही होता है कि इसमें बाएं से दाएं जाने पर आकार बढ़ता है या घटता है। इनका एक निश्चित क्रम होता है तत्वों का, और ये चीज होती है। तो हम इसके गुणों में हम पढ़ेंगे कि जो एक तो होती है परमाणु त्रिज्या, कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। परमाणु त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या होती है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। जब आयनिक त्रिज्या होती है, क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, विद्युत ऋणता होती है। इन सब के हमारे सिलेबस में तो परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या या आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, संयोजकता, संयोजकता, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। जो इनके गुणों में सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की। अब देखो, परमाणु त्रिज्या जो आवर्त और वर्ग होते हैं उनमें देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बढ़ेगी और किस प्रकार घटेगी। तो पहले समझते हैं परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या, परमाणु को पहले हमने समझ लिया था कि वह तत्व या किसी धातु या धातु का सबसे छोटा कण जिसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं परमाणु त्रिज्या के बारे में। तो त्रिज्या से हम समझ सकते हैं कि कोई भी हम तत्व लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले हाइड्रोजन लिया, फिर हीलियम, लिथियम, ये लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन की जो कक्षाएं होती है, ये कक्षाएं हमने पढ़ ली थी। पहली कक्षा में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये होता है, इसको KLM इस प्रकार भी दर्शाते हैं। तो हाइड्रोजन के तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां रह जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी इसी कक्षा में रहेंगे। एक यहाँ पे रह गया और एक यहाँ पे रह गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपके हमेशा माइनस, ऋणात्मक आवेश रहता है। ये हो गया। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बात की थी कि पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसके बाहर वाली कक्षा में चला जाएगा, ये हो गया। अब देखो परमाणु त्रिज्या बाह्यतम कोश में, मतलब इस हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश कौन सा होगा, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन हो। ये वाला अंदर वाला है, ये इसका बाह्यतम कोश होगा।
बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसे परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी वो इसकी परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। हीलियम में भी यही होगा, क्योंकि ये इसका कोश यही है, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसमें। अब देखो लिथियम है, अब देखो लिथियम में ये होता है, अब देखो ये तो हो गया, अब इसका बाह्यतम कोश कौन सा होगा, ये बाहर वाला होगा, बाहर वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या हो जाएगी ये देखते हैं। अब लेते हैं एक सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें डाल दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गए। अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये 12 वाली कक्षा में हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 12 वाली कक्षा में फिर इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो ये वाली दूरी होगी, वो परमाणु त्रिज्या होगी। तो ये होता है। और अब देखो, अब आवर्त सारणी होती है आपके, ये आवर्त सारणी होती है इस प्रकार, ये आवर्त होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर लाइन है वो वर्ग होती है। अब देखो आवर्त सारणी में इधर बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या घटेगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब देखो परमाणु क्रमांक तो बढ़ ही रहे हैं, तो फिर वो घटेगी क्यों? और वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। उसमें तो जाहिर सी बात है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन बाएं से दाएं जाते हैं तो भी परमाणु क्रमांक तो बढ़ते हैं, लेकिन परमाणु त्रिज्या घटती है। वो देखो ये सब होता है जो प्रभावी नाभ की आवेश होता है, प्रभावी नाभ की आवेश होता है। ये देखो अब ये यहाँ पे प्रभावी नाभ की आवेश जो आपके कक्षा पर निर्भर करता है, कक्षा पर निर्भर करता है। अब इसकी पहली कक्षा है, ये यहाँ पे पहली कक्षा है, तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, इसमें देखो ये कक्षा बढ़ गई, तो इसमें ये हुआ कि जो नाभ की प्रभावी नाभ की आवेश है वो इसमें बढ़ गया, क्योंकि देखो अब इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ी तो प्रभावी नाभ की आवेश भी बढ़ा। अब इसकी परमाणु त्रिज्या यहां से यहां हुई तो इसकी जो प्रभावी नाभ की आवेश है वो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये बढ़ा। फिर इससे आगे ले लेते हैं कार्बन, ले लेते हैं, उससे समझते हैं। कार्बन के पास 6 होते हैं, तो ये 4 इसमें आ गए, ये 4 इसमें आ गए। अब देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 कक्षाएं हैं, तो ये जो प्रोटॉन होता है इसमें प्लस नाभिक, तो ये 6 मिलके 2 कक्षाओं, इसको 2 कक्षाओं में से इसको खींच रहे हैं। ये 6 ये जो प्रोटॉन है वो इन 6 को खींच रहा है, और एक ये प्रोटॉन है ये इस 3 को खींच रहा है। लेकिन 3 को खींच रहा है तो इसमें ये चीज होती है कि यहाँ पे तो तीन ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 कक्षा है, तो इसको जो बल है वो ज्यादा लगाना पड़ता है, आकर्षण बल ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है, तो प्रभावी नाभ की आवेश बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो सोडियम से समझ लेते हैं हम, तो इसमें जैसे जैसे ये कक्षाएं बढ़ती जाती है, फिर ये सोडियम आया, फिर अगला जिंक आता, तो उसकी भी जो कक्षा है वो बढ़ती, तो ये जो प्रभावी नाभ की आवेश है वो धीरे धीरे कम होता जाता, धीरे कम होता जाता। तो जितना इस नाभिक से प्रोटॉन से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उतना प्रभावी नाभ की आवेश घटता जाता है, और प्रभावी नाभ की आवेश घटता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी।
वर्ग में परमाणु त्रिज्या इसमें घटेगी आपकी, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ये सब निर्भर करता है प्रभावी नाप की आवेश होता है उस पर। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। देखो परमाणु त्रिज्या, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इसे हम समझ सकते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये इसका बाह्यतम है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो परमाणु त्रिज्या होगी। वैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और अंदर वाली में 2 आ गए, तो इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी वो बाह्यतम कोश वाली होगी, ये वाली। ठीक है। अब फिर एक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता है लेकिन परमाणु त्रिज्या घटती है। ये होता है प्रभावी नाप की आवेश के कारण। ये आपके 11th क्लास में, आगे की क्लासों में आपके 10th तक तो यही है कि मतलब जो कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या घटती है। फिर एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं आयनन त्रिज्या के बारे में। परमाणु त्रिज्या हमने पढ़ ली, दूसरा पॉइंट है आयनन त्रिज्या। तो आयनन त्रिज्या ये होती है कि जब भी कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन त्यागता है या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तो उसमें जो ग्रहण करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है मतलब लेता है, तब तो वो बन जाता है ऋणायन। ग्रहण करता है तो बन जाता है ऋणायन। कोई त्यागता है मतलब किसी को देता है, त्यागता है तो बन जाता है धनायन। धनायन बनता है तो इसको कहते हैं आयन। मतलब ये देखो, ये नाम ही है ऋण प्लस आयन, ये संधि होती है हिंदी में ऋण प्लस आयन, तो इसे कहते हैं ऋणायन। मतलब इसने लिया तो ये हो गया ऋण, इसके ऊपर ऋण आ गया, इसके ऊपर कर्ज आ गया और आयन बनता है तो ये हो गया ऋणायन। और किसी दूसरे तत्व ने दिया तो उसके पास धन आने लगा, किसी को दिए पैसे तो फिर ब्याज लेगा तो उसके पास धन आएगा, तो धन और आयन बनता है तो आयन धनायन हो गया। ये हो गया। अब देखो समझते हैं कि सोडियम है। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, 8 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अब इसे बाहरी कोश, जो 3 कोश बताए थे KLM, अब पहले वाले में 2 आते हैं, दूसरे वाले में भी 2 आते हैं और तीसरे वाले में 8 आते हैं। दूसरे और तीसरे में दोनों में 8 आते हैं। तो इसमें देखो, अब इसे लेना पड़ेगा तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन ये कहां से लाएगा? इससे अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। अब देने पे जो सोडियम है ये आपके धनायन बन जाएगा, ये बन जाएगा धनायन, ये धनायन बन जाएगा। और एक और देखते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, आपके बुक में दिया गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 आ गए तो पीछे बचे 15, फिर दूसरी कक्षा में 8 आ गए तो पीछे कितने बचे? फिर 8 आ गए, पीछे बचे 7। अब देखो 7, अब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तीसरी कक्षा में, तो इसके पास 7 है, तो एक तो ये 7 देगा, उससे अच्छा ये है ना कि 1 इलेक्ट्रॉन ले ले ताकि ये अपना बाह्यतम कोश पूर्ण कर ले। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो क्लोरीन का परमाणु था, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। इसका आयन है वो ऋणायन हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। आयनिक त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है तो इस आयन, जो आयन बनता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको ही आयनन त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, परमाणु के इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करता है तो वो ऋणायन बनता है और जब वो त्यागता है तो वो धनायन बनता है। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सोडियम था, ये जब परमाणु था, सोडियम परमाणु था, और इसने जैसे ये इलेक्ट्रॉन त्यागा तो वो सोडियम आयन बन गया। पहले इसकी परमाणु त्रिज्या 186 पिकोमीटर थी, इस त्रिज्या को पिकोमीटर में लिखते हैं।
पिकोमीटर का मान होता है, इसको ऐसे लिखते हैं 10 की पावर -12 मीटर होता है, मतलब 10 की पावर -12 मीटर ये होता है पिकोमीटर। ये हो गया। फिर इसकी जो बाद में परमाणु त्रिज्या ये इतनी थी, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये आयन बन गया, तो इसकी आयनन त्रिज्या हो गई 95 पिकोमीटर। फिर देखो एक क्लोरीन, अब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन 17 थे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आयन बन गया। पहले इसकी परमाणु त्रिज्या थी 99 पिकोमीटर और बाद में इसकी आयनन त्रिज्या हो गई 181 पिकोमीटर। मतलब इसकी जो आयनन त्रिज्या है, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तब इसकी जो आयनन त्रिज्या है वो घट जाती है, जो त्रिज्या होती है वो घट जाती है, और जब लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट, इसमें आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी ये होता है जब किसी गैसीय अवस्था में उदासीन अणु होता है, उदासीन अणु, उदासीन अणु या परमाणु। अब उदासीन अणु में किसी तो इलेक्ट्रॉन होता है किसी तत्व का, उसको जो पृथक करने में जो ऊर्जा दी जाती है उसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ये शॉर्ट भाषा में मतलब किसी तत्व से परमाणु या इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन एंथैल्पी कहते हैं। अब आयनन एंथैल्पी, 3 आयनन एंथैल्पी होती है, एक प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी। ये वही चीज होती है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन तोड़ा, पहला इलेक्ट्रॉन तोड़ा तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन तोड़ा तो दूसरी आयनन एंथैल्पी, और तीसरा तोड़ा तो तीसरी आयनन एंथैल्पी। तो इसका क्रम होता है आपके, तो प्रथम आयनन एंथैल्पी, फिर यहाँ पे आएगी दूसरी आयनन एंथैल्पी, और फिर आएगी तीसरी आयनन एंथैल्पी। ये इसके जो इलेक्ट्रॉन तोड़ने का जो क्रम होता है, इस पे जो बल लगाते हैं वो चीज होती है। मतलब ये है कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है उसको तोड़ने में सबसे कम बल लगता है। ये इस कारण होता है कि प्रभावी नाभ के आवेश, हमने पहले पढ़ा था, बाएं से दाएं जाने में प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ता है, तो प्रभावी नाभ के आवेश बढ़ता है तो इसमें जो आकर्षण बल होता है वो काफी ज्यादा होने लगता है। तो ज्यादा होने लगता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको तोड़ने में कठिनाई होती है। इसके कारण इसमें भी यही होता है कि ये जो आपके आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है, इसमें बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसमें बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि इसमें नाभ के आवेश का मान बढ़ता है। यहां से वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभ के आवेश का मान घटता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है, तो इसमें फिर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। उधर प्रभावी नाभ के आवेश का मान बढ़ता है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है, और नीचे जाने पर वर्ग में आयनन जो प्रभावी नाभ के आवेश है उसका मान घटता है तो आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है। लेकिन इसमें बाएं से दाएं जाने पर परमाणु भार घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु भार बढ़ता है। ये चीजें होती है। अब हम इसको लैंग्वेज के रूप में देख लेते हैं। अब देखो आयनन एंथैल्पी, गैसीय अवस्था में किसी तत्व एक उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आयनन एंथैल्पी में देखो, ये कोई उदासीन परमाणु था, इसको आयनन एंथैल्पी दी तो वो जो धनायन बन गया तोड़ने के लिए, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने पे धनायन बनते हैं, तो वो परमाणु धनायन बन गया। अब देखो आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होता है, आयनन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होता है। ठीक है। प्रथम आयनन एंथैल्पी, अब देखो 3 प्रकार की आयनन एंथैल्पी होती है। देखो प्रथम आयनन एंथैल्पी, जब प्रथम इलेक्ट्रॉन हम तोड़ेंगे, दूसरी आयनन एंथैल्पी, तीसरी आयनन एंथैल्पी, ये हो गया। अब इसमें देखो इसका मतलब ये है कि सबसे कम आयनन एंथैल्पी प्रथम आयनन एंथैल्पी है, इसमें
सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी प्रथम इलेक्ट्रॉन को तोड़ने में। ठीक है, फिर देखो एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, इसके साथ साथ प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी बढ़ता है, लेकिन परमाणु आकार कम होता है। ये चीज ध्यान रखना, परमाणु आकार कम होता है और आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। फिर देखो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयन एंथैल्पी का मान घटता है, तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान भी घटता है, लेकिन परमाणु आकार है वो बढ़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखो आयन एंथैल्पी अभी हमने पढ़ी थी, उससे जस्ट उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयन एंथैल्पी कहते थे। इसमें यह है कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, और लब्धि एंथैल्पी इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। अब देखो ये इसमें उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु ने कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो वो ऋणायन बन गया और उसमें उसके साथ में ऊर्जा मुक्त हो गई, और इसी जो मुक्त ऊर्जा होती है इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब देखो आयन एंथैल्पी का मान हमेशा धनायन होता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो एक ही आवर्त में, मतलब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसमें सेम वही बात है, यहाँ पे आयन एंथैल्पी लिख देंगे तो बाकी सारी चीजें सेम ही है, क्योंकि परमाणु आकार कम होता है, प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। केवल यहाँ पे आयन एंथैल्पी मान लिखना है। ये केवल आवर्त में है। वर्ग में ये होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में अनियमितता आ जाती है, मतलब परमाणु आकार कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बराबर रह जाता है, इसलिए उसमें अनियमितता आ जाती है। तो इससे कुछ पता नहीं चलता है कि आकार बढ़ेगा या घटेगा। तो अब आप लैंग्वेज लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखो अब हम पढ़ते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या होती है? विद्युत ऋणता ये होती है कि कोई दो यौगिक होते हैं, मान लेते हैं एक यौगिक ये है, ये वो दोनों असमान होते हैं, मतलब समान यौगिक नहीं होते, उसके परमाणु होते हैं वो असमान होते हैं। अब वो एक किसी बंध से जुड़े हुए रहते हैं, सहसंयोजक बंध से। अब ये कोई बंध है, अब यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, किसी रासायनिक बंध से जुड़े हुए हैं, तो ये अपनी ओर, अब देखो यहाँ पे ये प्लस प्रोटॉन होता है, अब इसको अपनी ओर आकर्षित करना, मतलब ये इधर आकर्षित करेगा और ये इधर आकर्षित करते हैं। जो आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको विद्युत ऋणता कहते हैं। देखो विद्युत ऋणता, ये विद्युत ऋणता अभी हमने पहले पढ़ा था कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार घटता है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है किसी आवर्त में। तो देखो ये आपकी आवर्त सारणी है, ये वर्ग है, ये आवर्त, ये आवर्त है। अब देखो इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु आकार घटता है, तो इसी प्रकार परमाणु ऋणता है वो बढ़ती है। परमाणु आकार घटता है तो परमाणु जो विद्युत ऋणता है वो बढ़ती है। तो इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपके आवर्त में जो दूसरा आवर्त है, फर्स्ट आवर्त में तो इधर हाइड्रोजन है और इधर हीलियम है, ठीक है। दूसरे आवर्त में फिर इधर जाएंगे तो यहाँ पे आता है फ्लोरीन और यहाँ पे आता है नियोन दूसरे आवर्त में, और यहाँ पे आपके 17वां वर्ग है, यहाँ पे 17वां वर्ग और दूसरा आवर्त है। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, तो इस आवर्त में सबसे इधर जाएंगे तो सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन नियोन एक अक्रिय गैस है, नियोन एक अक्रिय गैस है, मतलब ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है, तो इसकी विद्युत ऋणता होती ही नहीं है, क्योंकि किसी के साथ क्रिया करेगी नहीं तो पता चलता ही नहीं है। तो इसको लेंगे फ्लोरीन को, तो यहां से सबसे ज्यादा इधर फ्लोरीन की हुई। अब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार है वो बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ता है तो विद्युत ऋणता है वो घटती है। तो इधर से इधर नीचे आएंगे तो यहाँ से घटेगी, इधर भी देखो यहाँ फ्लोरीन से इधर नीचे आएंगे, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक आयोडीन होता है, और भी होते हैं नीचे। ये
आयोडीन होता है और एक होता है AT, ये होता है। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, अब यहां से इधर जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे, ये आपके ब्रोमीन है, यहाँ ये यहाँ पे फ्लोरीन है। अब आवर्त में इस साइड से यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, और इधर वर्ग में जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता वो है विद्युत ऋणता घटती है। तो इस आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋण तत्व होता है वो आपके फ्लोरीन होता है, और विद्युत ऋणता का जो क्रम होता है अवरोही सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर, तो वो क्रम भी यही होता है। ये फ्लोरीन का क्रम, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की, ये चीजें होती है, ये इनका क्रम होता है। ये क्रम कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछते हैं, और 11th और 12th में, 10th के आपके ये नहीं, आपके इतना ही है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋण तत्व है वो फ्लोरीन होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखो, अब हमने जो जो पढ़ा था अभी, त्रिज्या, आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और विद्युत ऋणता, अब देखो इनमें हम सारांश में पढ़ लेते हैं शॉर्ट में कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या ये पढ़ा था। परमाणु त्रिज्या आवर्त में देखते हैं, इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, देखो इधर लिख लेते हैं आवर्त और इधर लिख लेते हैं वर्ग, और यहां पे लिख लें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती थी, घटती थी। ये निशान है आपके घटने का कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, यहां लिख देते हैं बाएं से दाएं जाने पर, ये हो गया। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती थी, यहां लिख देंगे ऊपर से नीचे, ये हो गया। फिर आयनन त्रिज्या पढ़ी थी, आयनन त्रिज्या का भी यही है। आगे हम लेते हैं आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी आपके बाएं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ये बढ़ने का निशान है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ये हो गया बाएं से दाएं जाने पर। फिर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यहां बढ़ रही है, तो यहां पर डेफिनेटली घटेगी ऊपर से नीचे आने पर। फिर पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसमें भी यही चीज सेम है, आवर्त में तो सेम ही है, बढ़ेगी बाएं से दाएं जाने पर। लेकिन वर्ग में आपके कुछ नहीं है, क्योंकि वर्ग में इसमें ऊपर से नीचे जाने पर जो परमाणु आकार है उसमें अनियमितता आती थी, इसके कारण इसमें कुछ भी नहीं है। फिर हमने पढ़ी थी विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही थी, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही थी आवर्त में, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घट रही थी, तो ये घटने का निशान ऊपर से नीचे आने पर। तो इसमें आप देख सकते हो कि केवल परमाणु त्रिज्या है वो बाएं से दाएं जाने पर घट रही है और वर्ग में बढ़ रही है, और बाकी ये तीनों है आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता, ये तीनों बाएं से दाएं जाने पर घटती है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। इसमें देखो आपके आयन एंथैल्पी और विद्युत ऋणता ये दोनों तो सेम ही है, इसको आप एक जैसे याद कर सकते हो, ये दोनों समान है। ये देखो बढ़ रही है और यहाँ पे घट रही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।